हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। हमने जो है बहुत सारे वीडियो जो है इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने का कोशिश किया है और इस जो है सीरीज़ में हमने जो है इतिहास के ऊपर जो है थोड़ा सा प्रकाश डालने की कोशिश करी है। तो इतिहास पता करना जो है थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। ऑलवेज ही इतिहास के वर्जन होते हैं, अपनी जाति धर्म के हिसाब से इतिहास लोग लिखते रहते हैं। तो इसलिए हमने जो है इसके लिए जो है खुद से वैज्ञानिक रिसर्च करने की सोची और बहुत सारे पुस्तकों का सहारा लिया और जो है पता करने की कोशिश की आखिर जो है सबसे पुरानी भाषा कौन सी है भारत की। और भाषा जब सबसे पुरानी पता करने की कोशिश करेंगे तो साथ ही यह भी पता करने की कोशिश करेंगे कि सबसे पुरानी लिपि कौन सी है। तो ऑब्वियस बात है कि भाषा के लिए जो है लिपि का होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है, लेकिन एक व्याकरण के लिए लिपि का होना तो ज़रूरी है ही। तो चलिए हम पता करने की कोशिश करते हैं कि सबसे पुरानी भाषा और सबसे पुरानी लिपि भारत में कौन सी थी। तो हमारे सामने जो है 3 भाषाएं हैं और तीनों भाषाओं के बारे में जो है हम थोड़ा सा ब्रीफिंग आपको करना चाहेंगे और जल्दी में रिसर्च भी कर आपको जो है शेयर करना चाहेंगे। तो पहले हम बता दें आपको रेफरेंस के लिए, सबसे पहले जो है हमने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह, एक प्रोफेसर हैं सासाराम यूनिवर्सिटी में, हिंदी के प्रोफेसर हैं और भाषा वैज्ञानिक हैं। उनकी बहुत सारी पुस्तकों का अध्ययन किया और ये बहुत ही शानदार पुस्तक है भारतीय प्राचीन लिपि माला, जो कि पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा के द्वारा लिखी हुई है। यह लगभग 130-40 साल पुरानी पुस्तक है और पुराने हिंदी में इसको लिखा हुआ है और बहुत ही शानदार तरीके से लिखा हुआ है। जब यह पुस्तक लिखा गया था तो उस समय जो है सिंधु घाटी सभ्यता की खोज नहीं हुई थी, तो उसके लिपियों का इसमें जिक्र नहीं है, लेकिन अन्य सभी भारतीय लिपियों के बारे में, भाषाओं के बारे में बहुत ही गहन अध्ययन करके जो है लेखक ने जो है इसका रिसर्च जारी किया है। बहुत ही शानदार पुस्तक है। आप इसको जो है, आपको अगर ख़रीदना हो तो ज़रूर से ख़रीदें और इसको पढ़ें। लगभग जो है 1500 रुपये की यह पुस्तक है। अब आते हैं मूल प्रश्न के ऊपर। जैसे आप गूगल पे सर्च करिए, गूगल पे जब सर्च करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कहीं कहीं लिखा हुआ कि सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत है, कहीं कहीं देखने को मिलेगा कि सबसे प्राचीन भाषा जो है वो तमिल है। कुछ दिन पहले जो है भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के द्वारा भी तमिलनाडु में जो है यह बोला गया कि तमिल सबसे प्राचीन भाषा है। और जब हम इतिहास का अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है कि पाली प्राकृत जो है नून सबसे पुरानी भाषा है इंडिया की और सबसे पुरानी जो लिपि है वह धम्म लिपि यानी कि ब्राह्मी लिपि है। अब हमारे पास 3 भाषाएं हैं और तीनों एक दूसरे को जो है क्रॉस कर रही हैं। कुछ एविडेंस जो है ऑनलाइन जो व्हाट्सएप फॉरवर्ड हैं, गूगल है, ये बता रहा है कि संस्कृत सबसे पुरानी भाषा है और जो है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा भी और कहीं कहीं इंटरनेट पे भी जो है तमिल सबसे पुरानी भाषा बताई जा रही है। और इतिहास कुछ और ही बता रहा है कि ब्राह्मी यानी धम्म लिपि सबसे पुरानी है नून लिपि में और भाषा में जो है प्राकृत और पाली सबसे पुरानी है। तो चलिए इसको पता करते हैं। सबसे पहले इसको इस तरीके से समझते हैं, संस्कृत का मतलब क्या होता है। संस्कृत का मतलब होता है संस्कार किया हुआ, मतलब कि कोई मूल चीज़ है उसको परिवर्तित किया हुआ। प्राकृत का क्या मतलब है? प्राकृत का मतलब होता है ओरिजिनल। तो नाम से तो यह पता चल रहा है कि प्राकृत ओरिजिनल है और संस्कृत संस्कारित किया हुआ है। तो इंडिया में सबसे पुराना जो एविडेंस है लिखित का वह है धम्म लिपि में जो है, ये 1880 की बात हम बता रहे हैं, उस समय यह पुस्तक लिखी हुई है। तो सबसे नोन जो है वो सम्राट अशोक के द्वारा लिखा हुआ जो है धम्म लिपि के ऊपर जो है प्राकृत भाषा में लिखी हुई जो राजज्ञा है वही हमें पता चलती हैं। तो ये चीज़ तो तय है कि ये लिपि जो है पुरानी है। अब आते हैं सम्राट अशोक से पहले तथागत बुद्ध के द्वारा जो है प्रवचन भी जो दिया गया था, जो भी ज्ञान दिया गया था, वो ज्ञान जो है पाली और प्राकृत में दिया गया था। इसका मतलब पाली और प्राकृत जो है 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व है, जिसका पुरातात्विक सबूत जो है ईसा पूर्व 3री शताब्दी हमें मिलता है। तो ये तो तय हो गया कि ईसा पूर्व 3री शताब्दी जो है पाली प्राकृत जो है लिखित अवस्था में और मौखिक अवस्था में जो है पाई जाती थी, ब्राह्मी लिपि और पाली प्राकृत। अब आते हैं संस्कृत का पता करते हैं। तो संस्कृत मौखिक रूप से तो जो है आज से हजारों लाखों साल पहले पाई जाती थी मौखिक रूप से, लेकिन जब हम पुरातात्विक एविडेंस पे जाते हैं, साहित्यिक एविडेंस पे जाते हैं, तो साहित्यिक एविडेंस तो कुछ भी कह देगा कि इस ईस्वी में था। अभी जैसे पिछले वीडियो में हमने बताया भी था कि चाणक्य का लिखा हुआ किताब जो है इतना पुराना एकदम से प्रकट हो गया था 1927 में 25 में। तो पहली बार जो है हमें संस्कृत भाषा में लिखी हुई कोई चीज़ जो प्राप्त हुई है वह 10वीं शताब्दी की है, क्योंकि भाषा में लिखी हुई चीज़ जो है किसी न किसी लिपि में लिखी हुई होगी। तो संस्कृत
लिखी जाने वाली है देवनागरी लिपि में, और देवनागरी लिपि जो है वो नागरी लिपि का जो है नया वर्जन है। तो नागरी लिपि जो है वो लगभग 950-60 के लगभग में जो है एक शिलालेख पाया गया है, पाल वंश के द्वारा लिखा हुआ था। उसमें पहली बार संस्कृत पाया गया। उसके पहले का पुरातात्विक कोई एविडेंस नहीं पाया गया है इंडिया में। ठीक है, एक चीज़ ये हो गया। बाकी जो है कहने के लिए बहुत सारी किताबें हैं जो इतने साल पहले, इतने साल, पता नहीं किताब इतने साल एग्जिस्ट कैसे कर सकता है। आपको भी पता है कि कोई भी किताब एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, कोई भी शिलालेख ही है जो इतने दिन तक एग्जिस्ट कर सकता है। अब आते हैं तीसरे हमारे जो है भाषा है उसके ऊपर, तमिल के ऊपर। तमिल के बारे में कहा जाता है कि बहुत ही पुरानी भाषा है, ईसा पूर्व 3री शताब्दी कहा जाता है। तो उससे पहले का पाली प्राकृत तो है ही, लेकिन एग्जैक्टली कितने पहले का है ये नहीं पता है। तो इसमें जब हम बौद्ध धर्म के ही किताबों में खोजते हैं तो जैसे भरूत स्तूप है, भरूत स्तूप में 7 बुद्ध का जिक्र है। वैसे ही बौद्ध साहित्य में जो है 28 बुद्धों का जिक्र है, और 28वें बुद्ध थे वो थे तथागत बुद्ध थे, 28वें बुद्ध थे। तो ऐसे ही जब हम पीछे चलते जाते हैं तो जितने पुराने बुद्ध के नाम मिलते हैं वो सारे जो है द्रविडियन भाषाओं से मैच करते हैं। तो इसका मतलब है कि पुराने समय में द्रविडियन भाषाएं एग्जिस्ट करती थी, तभी तो उनका नाम जो है मैच करते रहता है। ये हो गया प्राइमरी जो है आपको जो एविडेंस मिला है वो हम आपको शेयर कर दिए। अब हम बताते हैं कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता है उसकी खुदाई जो हुई थी उसमें जो है जो सील और मुहरें मिली थी उसमें 30% जो भी लिपि का जो शेप है वो आपको जो है ब्राह्मी लिपि से मैच करता है। चूँकि उस समय का भाषा का ज्ञान नहीं था इसलिए उसे पढ़ा नहीं जा सका, साथ में रोजेटा स्टोन भी नहीं था, इस वजह से नहीं पढ़ा जा सका। अब आप सोच रहे होंगे कि ये रोजेटा स्टोन क्या है। तो रोजेटा स्टोन वह स्टोन होता है कि पुराने समय के जो भी राजा होते थे, बहुत ही जैसे सम्राट अशोक ने ही अपनी जितनी भी राजाज्ञाएँ हैं वो 4 अलग अलग लिपियों में लिखवाया है। जो है जिस क्षेत्र में जो लैंग्वेज प्रचलित था उसी में उसी को लिखवाया है। वैसे ही साउथ में भी लिखवाया है, उधर अफगानिस्तान के तरफ उनका जो सबसे छोटा अभिलेख है वो तुर्की तक पाया गया है। सोचिए कितना दूर तक पाया गया था। तो उन्होंने जो अभिलेख लिखवाए हैं उसमें कुछ अभिलेखों में 2 भाषाओं में लिखवाया है। तो इससे होता क्या है कि अगर एक भाषा लुप्त हो गई तो दूसरी भाषा अगर आपको नोन है तो आप जो है आसानी से उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं। और इसी प्रकार से जो है जितनी पुरानी भाषाएं हैं वो पढ़ी जा सकी हैं। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के मामले में ऐसा है नहीं, प्लस उस समय की भाषा भी ज्ञात नहीं है इसलिए उसे नहीं पढ़ा जा सका। खैर, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम एक विस्तृत वीडियो भी आगे बनाएंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है उसी पे हम वापस आते हैं। तो जितने भी पुरातात्विक और साहित्यिक एविडेंस जो आपको देखने को मिले वो किधर को इशारा करते हैं आप समझ सकते हैं कि सबसे पुरानी भाषा कौन सी है, सबसे पुरानी लिपि कौन सी है। संस्कृत बहुत ही नई भाषा और उसकी लिपि तो बहुत ज़्यादा नई है, और अभी कंपटीशन बच जाता है केवल और केवल द्रविडियन भाषाओं में और ब्राह्मी और धम्म लिपि में। लेकिन इसमें भी जो है ज़्यादा चांसेस है कि धम्म लिपि जिसे ब्राह्मी लिपि कहा जाता है वही सबसे ज़्यादा पुरानी लिपि है, और प्राकृत भाषा सबसे पुरानी भाषा है। तो आपको क्या लगता है, आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि कौन सी भाषा जो है सबसे पुरानी है और कौन सी भाषा जो है नई है, किस भाषा को जो है ज़बरदस्ती इम्पोज किया हुआ है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो भी कमेंट करके बताएं, वीडियो ख़राब लगा तो भी कमेंट करके बताएं, ताकि जो है आगे हम और अच्छा वीडियो बना सकें। और मिलते हैं आपसे एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।